हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो इसके हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसमें हम आगे की बात करेंगे, यानी कि हास्यकरण की बारे में हम लोग समझ रहे हैं। सो इसमें हम बात करेंगे आज अल्पसंख्यक और हास्यकरण। ठीक है, अभी हमने आदिवासी और हास्यकरण के बारे में समझा है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अल्पसंख्यक किस तरह से हाशिए पे है, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि माइनॉरिटी की बात करें हम, तो इसको यदि हम संधि विच्छेद करेंगे अल्प प्लस संख्यक। ठीक है, यानी कि अल्प मतलब आपको पता होगा कि कम या बहुत थोड़ा, और संख्या मतलब आपको पता है 1 2 3 4 जो भी है। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जैसे किसी भी समुदाय के वर्ग के लोग जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने कई बार आपको समझाया भी है, यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हिंदू परिवार है, ठीक है, तो हिंदू फैमिली किसी गांव में रहती है, 100 से 50 घर हिंदू के रहते हैं, और वहीं पे 10 से 20 घर यदि ईसाई धर्म के रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या कहलाएंगे, एक अल्पसंख्यक वर्ग उनका कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ 100 हैं वहाँ 10 घर इनके हैं, तो ये लोग हिंदू के कंपेयर में क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहलाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इनसे भी नीचे हो तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहलाएं। तो यहाँ पे जो भी होता है, मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे कि भारत देश है, इसमें हिंदू साम्राज्य जो भी है, हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं, काफ़ी मात्रा में रहते हैं, लेकिन यहीं पे जो ईसाई हैं, सिख हैं, वो थोड़ा कम मात्रा में रहते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अल्पसंख्यक समझा। देन उसके बाद अब हम बात करें कि ये हाशिए पे कैसे हैं। तो इसमें बात की गई है कि इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल ये प्रावधान दिया गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, यानी कि संविधान धार्मिक और भाषाई, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धार्मिक और भाषा के आधार पे जो भी अल्पसंख्यक है, और हमेशा यहाँ पे जो भी ये लोग डिवाइड किए गए हैं तो धर्म के आधार पे ही तो किए गए हैं, और लैंग्वेज के आधार पे आपको पता होगा कि जो जितने भी भारत में स्टेट हैं, ठीक है, तो वर्तमान समय में हमारे इंडिया में आज तक की यदि मैं बात करूं तो 28 स्टेट है। यहाँ पे क्या बात की गई, जितने भी स्टेट थे वो भाषा के आधार पर ही इनका गठन किया गया था। खैर अभी हम लोग आगे समझेंगे कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं इनका निर्माण कैसे हुआ था। तो इसमें हम एक छोटा सा यदि इसका ओवरव्यू लें तो मेन रूप से यही है कि भाषा के आधार पर जितने भी हमारे स्टेट हैं उनका गठन किया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, आपको पता होगा, और यहाँ पे शायद 1953 में वो बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया था, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है या कब गठित किया गया था। हाँ, यहाँ पे इसकी कमेटियाँ भी पूछी जाती है, क्योंकि कई कमेटियाँ बैठाई गई थी, उसके बाद ही ये निर्णय लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी भी समुदाय को हमारे समाज में यदि हम बांटते हैं तो उनको जाति के मतलब धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर ही बांटते हैं। ठीक है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों को, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 यही मुद्दे रखे गए हैं, एक धार्मिक और एक भाषाई आधार, यानी कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छे तरीके से बात की गई है। ठीक है, अलग से ही इसका पूरा हमारा जो आर्टिकल 29 से 30 की बात करते हैं तो उसमें ये बात की गई है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाएंगे। उसके बाद है कि आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सभी इंडिया में रह रहे हैं, सो अल्पसंख्यकों के लिए ही ये सारी सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके लिए एक फंडामेंटल राइट्स अलग से बनाया गया है, कुछ आर्टिकल उनके लिए रखे गए हैं कि क्या क्या कैसे होगा। तो ये क्यों किया गया, ये बिल्कुल यदि आपके क्वेश्चन मन में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। ठीक है, कि आखिर इनको क्यों ऐसा रखा जा रहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनको सारी वेल मेंटेन व्यवस्था होगी इनकी और फिर भी इनको कोई सुविधाएं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं कि फंडामेंटल राइट प्राप्त तो हैं लेकिन एक क्रीमी लेयर रख दिया गया।
ठीक है। तो वहाँ पे क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आप यदि अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हो, आप यदि मतलब SC ST OBC से भी आते हो, तो ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पे आपको आरक्षण दे दिया गया। सो आप बिल्कुल ऐसा समझे कि आपके जो यदि आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, फिर भी आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुविधाएं उनके लिए मिल रही हैं जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो वो जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सुविधाएं रखी गई थी। इसीलिए क्रीमी लेयर का भी हमारे संविधान में सिस्टम बनाया गया है। और हमारा संविधान इसीलिए जो बनाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, क्योंकि उसमें एक एक बातें हर मुद्दे को, मतलब जितने भी मुद्दे हैं उनके दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के बनाया गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं कि जितने आदिवासी थे सबके सब गरीब थे, सबके सब या कि मतलब सबको ही कष्ट झेलने पड़ रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या उनकी थी जिनको कष्ट झेलने पड़ रहे थे, बट कुछ मात्रा में तो ऐसे भी रहे होंगे जो कि बहुत अच्छे स्ट्रांग रहे होंगे। अल्पसंख्यक में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो इन सब के लिए भी सारी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ठीक है, तो ये सब बहकावे भी बिल्कुल नहीं रहना है कि हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं सो हमको बहुत कुछ मिलेगा। उनकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उसके तहत ही हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे इनको ही मुहैया क्यों कराई जा रही हैं जो ये सारी सुरक्षाएं हैं। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। ये जो अवधारणा है हमारी वो केवल ये नहीं है कि मतलब संख्या के सवाल तक ही यदि हम सीमित कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें ना केवल यानी कि इसमें ना केवल सत्ता और संस्थानों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक और हम बात करें यहाँ पे तो सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या समझाया गया है कि हम ये तो ठीक है कि इनको ये प्रावधान दिया गया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ इनके आयाम भी निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि हमने पहले ही इसी चैप्टर के पहली इकाई में पढ़ चुके हैं कि यदि बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व रहा तो ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से पिछड़ जाएंगे। और वो सामाजिक रूप से कैसे पिछड़ जाएंगे? सबसे पहली बात तो सामाजिक रूप में, यानी कि समाज में बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व काफ़ी है, तो ये लोग क्या होंगे, इनका कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तो ये हाशिए पे तो वैसे भी छोटे से क्षेत्र पे सिमट के रह जाएंगे। राजनीतिक रूप से यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से देखें तो जैसे कि सत्ता पे सिर्फ बहुसंख्यक लोग ही जा रहे हैं, तो इनके लिए भी इसीलिए अलग से संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, कोई उनको ये नहीं था कि मतलब कोई शौक चढ़ा था ऐसा करने के लिए। ये सारी बातें ध्यान में रख के दी गई हैं कि अगर ठीक है मतलब कि यहाँ पे बहुसत्ता है किसी की भी या बहुसंख्यक लोग हैं वो सत्ता पे जाते हैं तो उनके लिए ठीक है कि चलो वो जा रहे हैं। ठीक है, अब जिसका भी बहुमत होगा वो तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये भी बात सोची गई कि यहाँ पे यदि वही लोग अपना वर्चस्व बना के रखते हैं एक ही समुदाय वर्ग के, तब तो देश का जो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है वो ही पूरा सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए इनके लिए भी एक आरक्षित जगह रखी गई कि इनको भी वहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ यदि बहुसंख्यक लोग होते, हमने जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा भी था कि वहाँ पे यदि हम बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों को जगह नहीं देते, ठीक है, तो क्या होता, बहुत ही दर्दनाक यहाँ पे स्थिति बनने वाली थी। और वो क्यों बनने वाली थी? क्योंकि बहुसंख्यक का वर्चस्व होता,
वो अपने हिसाब से क्या करते, नियम कानून बनाते। यहाँ पे अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई जब आप यहाँ पे थोड़ा सा हम यदि अपने एग्जाम्पल से, अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल से सोचे, तो यहाँ पे आप बताइए कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब इमेजिन कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे सपोज दैट आप बहुत ही अमीर घर से आ रहे हो, सब कुछ आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या आपको पता होगा कि एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है। आज हम कहते हैं करप्शन है, हम सभी एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े सपने लेके कर रहे हैं, लेकिन बनने के बाद वो जो पहले बन चुके हैं उनके भी इतने ही बड़े सपने थे, शायद हमसे भी बहुत बड़े रहे होंगे। लेकिन क्या आप जरा एक दो एग्जाम्पल बताना कि आपके कोई डीएम आपके गांव के छोटी सी बस्ती में आके कोई बहुत बड़ा इनोवेशन ला दिए हों, बहुत बड़ा चेंज कर दिए हों? बिल्कुल नहीं किए होंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि वो लोग हमेशा बस उसी बैकग्राउंड से रहते हैं। यहाँ पे एक यदि हमको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता होगा कि कितना खर्चा लगता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और जब खर्चा लगता है तो एक गरीब बच्चा, अब हालांकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, आपको यूट्यूब पे क्लासेज अवेलेबल हो जाती हैं, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अभी से पहले तक, कुछ ही समय पहले तक की घटना क्या थी कि आप यदि दिल्ली की फ़ीस भर सकते हो, वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसका जो खर्चा है वो अलग से है, और इतना मैं 1 साल का बता रही हूँ, ठीक है। यदि 1 साल में नहीं हुआ तो आप वहाँ पे 2 साल 3 साल रहते हो, वहाँ की फ़ीस यदि भर सकते हैं हम तो ठीक है भरेंगे, नहीं तो एक गरीब फैमिली का जो बच्चा होगा वो तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसके पास बुक लेने की हिम्मत है, बहुत ही मेहनती होगा कोई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उतने में भी मेहनत से काम नहीं होता यहाँ पे, वो होता है ना कि बिना असलाह के कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे मेहनत से भी काम नहीं होता। जब तक कि हम बहुत मेहनत कर लेंगे लेकिन हमारे पास वो सुविधाएं ही नहीं होगी, हमारे पास वो बुक्स नहीं होगी, हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो हम कहाँ भटकेंगे? अभी आप इंटरनेट में सब कुछ मिल जा रहा है, फिर भी वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। जब तक आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हो तब तक आप इमेजिन कीजिए, बिल्कुल भी नहीं है मोर देन सफिशिएंट कि आप यूपीएससी उतने में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑनलाइन भी फीसेज बढ़ती जा रही हैं, उसमें भी बच्चे नहीं भर पा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे मेरे कहने का मतलब है कि जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वही ज़्यादातर आईएएस आईपीएस बनते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ अपवाद हर जगह पे होते हैं और ये हम सबको मानना भी चाहिए, और ये बिल्कुल सत्य घटना है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पीछे किसी और का हाथ होता है और उनकी मेहनत रंग लाती है। गरीब फैमिली के भी कुछ बहुत कम बच्चे बन जाते हैं, जैसे कि सौफिन करके नाम था, शायद अभी 2019 के या 18 के हैं, तो जो आईपीएस बने हैं, सबसे यंगेस्ट आईपीएस हैं, तो सफ़ीन ही है शायद। तो उनका जो मतलब वो बता रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि वो मतलब एक बहुत गरीब घर से थे, लेकिन उनके पीछे किसी का हाथ था, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने बताया भी कि मेरे पास दिल्ली तक आने का खर्चा किसी ने, उनके कोई जो भी मतलब रिलेटिव थे या कोई भी थे, तो उन्होंने दिया था, पूरा खर्चा दिया था। यानी कि दिया किसी ने हो, लेकिन इतना ज़्यादा ये मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, और उसमें यदि वो नहीं देते तो सौफिन की जो उनकी सर की इतनी ज़्यादा मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ था, क्या वो निकल पाता? ज़रा आप सोचिए, क्या वो निकल पाता? बिल्कुल नहीं निकल पाता, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो हमको चाहिए। हम कह सकते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, लेकिन यार कहना और करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हम एक क्या होता है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते रहे, नहीं करना है, लेकिन कैसे करेंगे हम? हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। अब हम यूपीएससी कर रहे हैं, उसके लिए तो हम ऐसा तो नहीं है स्टेट पीसीएस कर रहे हैं कि बस ऐसे ही मैंने सोचा हो जाएगा मेरा, क्योंकि बहुत से बच्चे, ये कंपटीशन का दौर है, यहाँ पे बहुत से बच्चे लगे हुए हैं, और 700-800 जो हमारे वैकेंसीज होती है उनके लिए 6 लाख, अभी आपको पता है कि 2020 में पेपर देने वाले 4 अक्टूबर को 6 लाख से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी भाग दौड़ मची हुई है, तो इसमें से बहुत ही एकदम से बात करें तो जो मक्खन निकाले जाते हैं
ठीक है। बहुत ही जो एकदम से पूरे देश ऑल ओवर इंडिया के जो भी बच्चे होते हैं उनमें से जो भी एकदम से मलाई होते हैं वही निकाले जाते हैं और सबको छाड़ दिया जाता है। तो सीधे तौर पे है कि जब वो जाते हैं, एक रिच फैमिली से गए, उनको ये समझ में नहीं आता, बातें तो बड़ी बड़ी हम सब करते हैं लेकिन हम सब यही नहीं समझ पाते हैं, हम जिस उसमें कंडीशन में अभी पल बढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि बस हमारा ही सब कुछ है, हम ही ऐसा कर लेंगे। मतलब हमको यही दिखता है कि वो लोग अकलमंद है, वो कुछ करते नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वो दुनिया भरे का उन तक हम पहुंच नहीं पाते ना, हम उतनी पॉलिसी ही बना पाते हैं और बस एक जैसे सब चलते आ रहे हैं वैसे हम भी चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इनके लिए एक अलग से प्रावधान किया गया है। और बात करें यदि हम, तो वर्चस्व आशंका को बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। ठीक है, कुछ खास परिस्थिति में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अध्याय 5 में जो हम पढ़े हैं न्यायपालिका के बारे में, हमने देखा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, किसी का उसमें कोई भी वर्चस्व नहीं है, किसी का कोई भी उसमें अधिकार नहीं है कि वो दबा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद न्यायपालिका के बारे में आपको समझाती हूँ। कुछ और वर्ड हैं जो करंट इशू है। ठीक है, अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई कि हमारे संविधान का संरक्षक हमारा कौन सा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है हमारा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय में यदि आप लोग द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत से केस कुछ टाइम से हमारे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो सही निर्णय ले पाने में अब वर्तमान समय में हमको सक्षम नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी राजनीतिक दबदबा कहीं ना कहीं प्रभाव कर रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब सही निर्णय ले पाने में, जो कि आदमियों का विश्वास है, और ये हम सब के लिए, आप लोग जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, चाहे दैनिक जागरण, चाहे द हिंदू, या कि आप मतलब यूट्यूब पे बहुत से आपको IAS पॉइंट में ही सर पढ़ाते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा, या कि और आप जिसको पसंद करते हो तो काफ़ी आपको क्लासेस हिंदी में मिल जाएंगे। तो अब ये तो बहाना बिल्कुल मत बनाइए कि द हिंदू कैसे पढ़ें, वो हिंदू में मतलब हिंदी में भी बहुत से टीचर्स करा रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर करा रहे हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और अच्छा वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बेहतर तरीके से। उनको आप लोग रेगुलर फॉलो किया करिए, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर एक लास्ट वो नहीं होता है कि हम उसको लास्ट के लिए रखें कि लास्ट में पढ़ लेंगे, एक साल का रिवाइज कर लेंगे। आपको डेली पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर, मतलब आपको समझ में ही आ रहा है। ठीक है, उसका नाम ही है जो, तो इसलिए हमको सीधे करंट से अपडेट रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हमारा भरोसा क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट एक मतलब कि न्यायप्रिय, हम मतलब हमको न्याय देगा, अच्छा न्याय देगा, सटीक न्याय देगा, और लास्ट हमारा वही है, आशा वहीं पे रहती है कि वहीं से हमको सही न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब सही निर्णय ले पाने में अक्षम नहीं है, या यानी कि अक्षम है या सक्षम नहीं है।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। खैर सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक पूरा आर्टिकल ही है और 1-2 दिन वो लगातार आर्टिकल आया है, थोड़ा अलग अलग करके अलग अलग राइटर्स का है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस इतना समझिए कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही हैं जो कि जनता का जो भरोसा है, एक फेथ होता है ना, मतलब किसी के प्रति, वो कहीं ना कहीं उठता जा रहा है। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो निपटाने चाहिए उनको ना निपटा के कुछ और केसेज ही निपटाए जा रहे हैं, उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। जिनको नहीं करना चाहिए, जिनको करना चाहिए, उन पे कोई बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब वो आर्टिकल समझेंगे तभी बात वहाँ पे आपको समझ में आएगी कि जिन पे रियल में एक्चुअल में हमको बात करनी चाहिए। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके बाद कोई बात नहीं की गई, पेंडिंग में सारे केसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं राम मंदिर पे, आप देखते हो कि पूरा साल भर लगा देते हैं वहाँ पे निर्णय लेने में, यानी जो काम जरूरी था, मेरा कहने का मतलब है, मेरा नहीं, राइटर ऐसा कह रहे थे, ठीक है, मेरे को ब्लेम मत करिएगा। तो राइटर जो आर्टिकल लिख रहे थे उनका कहना था कि जो काम हमें ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट को पहले करना चाहिए, जो केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, वो न्याय आज तक नहीं हो पाए हैं और हो सकता है जल्दी होंगे भी नहीं। यदि कोई उसमें अभी फिर से दोबारा याचिका वगैरह नहीं दायर करता तो कुछ होगा भी नहीं, और लेकिन जो काम नहीं है वो जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पे, इनका बहुत बड़ा पॉलिटिक्स रीजन होता है कि यदि कुछ ऐसा करते, वोट इनको कम मिलती है, यदि इनको वोट मतलब अपनी वोट बैंक बढ़ाना है तो राजनेता हमेशा, आपको पता है कि धर्म का ही सहारा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल ये सत्य है। अभी आप आज का ही आर्टिकल नहीं, कल का आर्टिकल था कि मायावती जी जो परशुराम जी का मंदिर बनवा रही हैं, ठीक है, यानी हिंदुओं को वोट बैंक बढ़ा रही हैं वो, यानी कि अब यहाँ पे सीधे धर्म से रिलेटेड है। और ये बिल्कुल मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, मेरे को ब्लेम, मैं फिर से बता रही हूँ, मत करिएगा, ये द हिंदू के जो मतलब आर्टिकल लिखने वाले हैं वो ऐसा बोल रहे थे, ठीक है, राइटर बोल रहे थे। इसमें जो वो बोल रहे थे बस मैं वो बता रही हूँ कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर से स्पष्ट ही होता, भाई आप हिंदुओं को आकर्षित कर रहे हो कि यहाँ पे हम धर्म के आधार पर ऐसा आपके लिए कर रहे हैं वोट, तो यानी कि हिंदुओं के अंदर बहुत अच्छी भावना आएगी और वो ज़रूर, मतलब कि उनसे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हमको समझनी चाहिए। उसके बाद है मुसलमान और हाशियाकरण। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4% है। ठीक है, उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणी से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता तथा और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई 3 सारणियों को पढ़कर बताइए कि मुसलमान समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तालिका दी गई है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो थी, तो 1994 की बात करें, कच्चे घर कितने थे, 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते थे, यानी कि 100% में से 63.6% जो मुस्लिम थे वो कच्चे घरों में रहते थे, मतलब मिट्टी वगैरह के जो घर होते हैं तो उसमें वो लोग रहते थे। ठीक है, 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते थे, यानी कि हिंदुओं की संख्या कम थी जो कि कच्चे घरों में रहते थे और मुस्लिम वर्ग की संख्या ज़्यादा थी जो कि कच्चे घरों में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी कम थी, मतलब ज़्यादा संख्या में ये लोग पक्के घरों में रहते थे, ये कब की बात हो रही है, 1994 की बात हो रही है। आप वर्तमान समय में मत लीजिएगा क्योंकि जो हमारी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, तो हम एक इतिहास को मद्देनज़र रख के वर्तमान को समझ सकते हैं, लेकिन उसी एज इट इज नहीं समझ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ बदलाव होता है। ठीक है, हम ये सोच सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जैसा कुछ था वो अभी भी चल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका वर्तमान समय में। तो ये 1994 की बात है कि यहाँ पे 63% आबादी जो थी मुसलमानों की वो कच्चे घरों में रहती थी और 55%
हिंदू जो थे वो कच्चे घरों में रहते थे, ठीक है। बिजली 30% मुसलमानों के घर में बिजली है और 43% मतलब 43.2% हिंदू के घरों में बिजली है, ठीक है। यानी कि मुसलमानों के घरों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम सब कुछ मिल रहा है और मतलब हिंदुओं के कंपेयर में उनको बहुत ज़्यादा कम सुविधाएं मिल पा रही हैं। पाइप का पानी है 19.4% जो मुस्लिम हैं वो पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं और 25.3% हिंदू पाइप के पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि सीधे तौर पे यहाँ पे ये समझाया गया है कि हिंदुओं के कंपेयर में मुस्लिमों को हाशिएकरण पे रखा गया था। नोट यहाँ पे क्या दिया गया है कि अबू सलेह शरीफ 1999 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्टेट द 1900 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर, यानी कि ये इस रिपोर्ट के माध्यम से ये डाटा जारी किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर। अभी तो हम क्या देखें, यानी मूलभूत आवश्यकताओं की बात की, पानी बिजली जो भी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो भी विभिन्न साक्षरता दर है हमारी, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो 2011 की मतलब 2001 की जनगणना की बात करें, कुल यानी टोटल हिंदू मुस्लिम मिला के 65%, हिंदू 65%, मुस्लिम 59%, ठीक है। यानी कि 65% कुल है हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला के। अब इनमें से दोनों में डिफरेंसेस करते हैं तो ये यानी कि अब पूरा 100% माना जाएगा, ठीक है। अब इनमें से क्या है कि हिंदू 60% है और मुस्लिम 59% है, ईसाई 80% है, सिख 70% है, बौद्ध 73% है, जैन 94% है, ठीक है। ये भारत के शोध की जो जनगणना 2001 की है उसके अनुसार बताया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, यानी कि सबका यहाँ पे डाटा बेटर है और यहाँ पे हिंदू जो है वो 65 पे है और मुस्लिम जो है 59 पे है। इन सबका जो ये है मतलब साक्षरता की दर वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत क्या है, आबादी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में 3, टोटल आबादी कितनी है 13.5, और प्रशासनिक अधिकारी यानी कि IAS में क्या है टोटल 3, भारतीय पुलिस सेवा IPS में 4, भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS में 1.8 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाई यानी कि PSU 3.3, राज्य स्तरीय यानी कि PSC जो है वो उसमें कितना है 10.8, बैंक एवं सार्वजनिक बैंक में 2.2, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका ये दिया गया है यानी कि नौकरियाँ, गवर्नमेंट जो नौकरियाँ हैं तो इनको बहुत कम मिल रही हैं, ठीक है। मतलब वो कि हिंदू के ही नहीं जितने भी समुदाय हैं उनके कंपेयर में इनको बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं हर एक फील्ड में हमने देखा। तो ये आंकड़े से सीधे साफ पता चलता है कि कितना इनको कम मिल रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट हमको पता चल रहा है कि हाशिए पे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आंकड़े बताते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में भारत मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिएकरण का विस्तार अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल ले पाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो हमने आंकड़े देखे यानी कि शैक्षणिक आधार पे, इसमें नौकरी के आधार पे और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी उनके आधार पे, तो सीधे तौर पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग भी उस श्रेणी में आ रहे हैं जैसे कि अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग को रखा गया था, उस कैटेगरी में ये लोग भी आ रहे हैं, हाशिए में ये लोग भी शामिल हैं क्योंकि यहाँ भी इनका कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा।
ठीक है। और पहले किया जा रहा था, हालांकि अब बहुत ज़्यादा नियम कानून बनाए गए हैं। आप देखोगे, स्कूल में देखोगे, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में इक्वलिटी आ चुकी है। वर्तमान समय में कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाता है। तो ये जो हम डाटा पढ़ रहे हैं 2001 का, 1994 का, वहाँ की कुछ कंडीशंस पहले अलग थी और वर्तमान समय में परिस्थितियाँ अलग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हालांकि विवाद तो धर्म के आधार पे चलता ही रहता है, और जो विवाद करने की ठानी लेते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है। तो विवाद जो है वो चलता ही रहेगा, लेकिन यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि अभी भी हम इनको हाशिए पे ही रख के बात करें। बहुत कुछ स्थिति सुधार हो चुकी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है। यहाँ के मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया आपको कि सपोज हम बोलते हैं महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, लेकिन पुरुषों के कंपेयर में वो आज भी बहुत पीछे हैं। जहाँ पुरुष 55% किसी एरिया में वर्क कर रहे हैं, वहाँ 25-30% ही महिलाएं वहाँ पे वर्क करने को आपको देखने को मिलेगी। यानी कि उनकी स्थिति तो सुधर रही, लगातार इंक्रीज हो रही है, और कड़े संघर्षों के बाद ही हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भगवान उतर के आके ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ पे सुधार तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम पुरुषों के कंपेयर पे बात करें तो आज भी वो बहुत पीछे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। उसके बाद होता है कि मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों ने बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। ठीक है। यानी कि सब तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनमें ये सारी बातें दिखाई देती है। आपको पता होगा कि मुसलमानों का जो है, स्त्रियां जो होती हैं बुर्का पहनती हैं। ठीक है। वो मुसलमान लंबी दाढ़ी रखते हैं, फैज टोपी लगाते हैं। तो इनका जो चलन है हमको आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो मतलब मानने वाले होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अब हम लड़कियों में भी मतलब ये हो गया है कि उनका कोई ऐसा नहीं, प्रतिबंध नहीं कि वो बुर्का पहने ही। और देखते भी हैं हम लोग कि जो भी मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो हिंदू, एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम महिला में कोई आप अंतर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय की जो कंडीशन है वो कुछ अलग है। ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करें, बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि उनको पैसा भी अच्छा खासा दे रहे, लेकिन उनकी जाति धर्म के वजह से उनको मकान नहीं मिल रहा था। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन, ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता होगा, और यदि नहीं पता तो अभी आप देखिए, जो ये घेटोआइजेशन होने लगता है कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा का जन्म देता है। यानी कि कभी कभी ये जो पूर्वाग्रह होता है यही क्या करता है, घृणा और हिंसा को जन्म देने लगता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अवधारणा बन जाती है। और अवधारणा मतलब बनी क्यों है, इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल रीजन है वो भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे बात क्या है कि हमारे भारत का, आपको पता है कि इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था। ठीक है। वहाँ पे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है वो किस आधार पे होता है, यानी कि हमको सीधे तौर पे समझ में आता है कि हमेशा लड़ाई होती किस वजह से है। तो लड़ाई हमेशा होती हिंदू मुस्लिम, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर। यही सब मुद्दे हैं जो कि लड़ाई का कारण बनते हैं, हमारे देश में हो या किसी भी देश में हो। रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, बस यही मुद्दे हैं जो कि आज तक नहीं सुधर रहे और ना ही सुधरने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, यानी भारत का विभाजन होता है पाकिस्तान से। क्या होता है, भारत जो पाकिस्तान है ये एक मुस्लिम कंट्री, भारत हिंदू कंट्री। ठीक है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे और डिटेल से समझोगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो भारत पाकिस्तान की डिवाइडेशन में दोनों ही ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और नेहरू जी ने, इन्होंने जो भी फैसला किया तो उन्होंने और क्या किया कि मतलब वो
मांग थी कि हम पाकिस्तान जो बनाएंगे एक पाक, मतलब जो हमारा पाकिस्तान होगा, पाक मीन्स पवित्र होता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों के मन में गलत अवधारणा हो कि पाकिस्तान ऐसा वैसा काम कर रहा है, एक आतंकवादी समुदाय को पालता है, तो वो गंदा है। पाक का मतलब पवित्र स्थान होता है, ठीक है। तो यानी पाकिस्तान एक पवित्र धरती मानी जाती थी। वहाँ पे जब हिंदू और मुस्लिम का डिवाइडेशन होता है तो इनका जब भारत का ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से काट के बांट दिया गया था, उसमें बात की गई कि भाई जितने भी हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे और जितने भी मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। यही वजह थी कि यहाँ का जो बांग्लादेश का एरिया था, ये जो बांग्लादेश का एरिया था, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये जो आता है इंडिया, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, बंगाल में आपको पता बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स रहते थे, तो ये भी हमारा एरिया, और इसमें भीमराव अंबेडकर भी थे कि पहले इस क्षेत्र से वो क्या थे, यानी कि वहाँ पे संविधान सभा के मेंबर थे। लेकिन जब जैसे ही पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता है और ये इधर बंगाल इधर आता है, उनकी जो सदस्यता थी वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। खैर उनको फिर यहाँ से अलग से किसी दूसरे का पद लेना पड़ा था, तब वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो इसमें हम लोग अंबेडकर जी के बारे में भी बहुत डिटेल से बात करेंगे और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसके बारे में अलग से ही समझेंगे अलग वीडियो में। यहाँ पे होता क्या है कि ये पश्चिम बंगाल, मतलब कि इधर बांग्लादेश, पहले इसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि दोनों में सिर्फ किस आधार पे विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर, यानी मुस्लिम धर्म कहाँ रहेंगे, जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में, जितने भी हिंदू लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान ना पहले वादे का पक्का था ना आज वादे का पक्का है, ठीक है। भारत में भी बहुत से उग्रवादी थे। अब जब डिवाइडेशन हुआ, सब अपने अपने जहाँ थे वो रहे, और जो भी मुस्लिम थे, यदि उसमें ये भी था ना कि जो जाना चाहता है तो वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो भारत में रह सकते हैं, ये भी प्रावधान था। तो बहुत से मुस्लिम भारत गए, यानी जो कि यहाँ पे इस प्रांत, इस इलाके में रह रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो यहाँ पे रह ही रहे हैं, चलो पाकिस्तान नाम मिल गया इनको, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में यहाँ कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम रह रहे थे, अब उनको भी पाकिस्तान जो जाना चाहते थे वो पाकिस्तान गए, कुछ इधर गए कुछ इधर गए, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में गए, ठीक है। कुछ हिंदू यहाँ जो निवास कर रहे थे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ये क्या करते हैं, इधर आते, यानी कि जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदू थे वो यहाँ पे आते हैं, कहाँ, इंडिया में आते हैं, ठीक है। इंडिया के आने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि मतलब विभाजन के बाद भी कई सालों तक ये आना जाना लगा रहता है, क्योंकि फिर से दंगे हो जाते हैं। आपको पता है कि स्वतंत्रता के जल्द ही, मतलब बाद ही एक ही साल, शायद 1948 में ही पाकिस्तान का युद्ध हो गया था भारत से, ठीक है, पहला युद्ध हुआ था। यानी कि वहाँ पे ये घटनाएं जो थी वो भी लगातार बनी रही हैं, और उसके बाद भी हमारा जो ये बांग्लादेश है ये भी क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नाम बना, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। यानी कि मेन रूप से जो सारी जड़ है समस्या की, वो हमारी जाति, धर्म और ये लिंग, रंग भेद जो भी है, यही सबसे बड़ी समस्या। और इंडिया में तो धर्म लिंग छोड़िए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे धर्म है, यानी कि जाति और धर्म है, जो कि हम लोग बना के रखे नहीं। हम हिंदू हैं तो बहुत बिल्कुल बलिष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मुस्लिम हैं तो बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब ये सारी अवधारणाएं हम बना के रखे, जबकि सब इंसान एक जैसे हैं। और यदि आप लोग जो भी हैं, गीता, कुरान, बाइबल जो भी फॉलो करते होंगे, वहाँ पे सब कुछ एक जैसा लिखा हो। किसी के भगवान ने ऐसा नहीं कह के गए हैं, जिनको भी आप आराध्य मानते हैं, कि किसी के देवता अलग हैं, या कि आप अच्छाई मत करो, बुराई करो, अच्छे काम मत करो, किसी को टॉर्चर करो आप, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा, ना किसी ने कहा है। लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, तो वो हमारी गलती है। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि मेन रूप से आज भी वही पूर्वाग्रह इसीलिए बनी हुई हिंदू मुस्लिम के बीच में, कि नहीं हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, मुसलमान सोचते हैं कि हिंदू गलत है, हिंदू सोचते हैं मुसलमान गलत है, और बस यही इसी के चक्कर में अपना जीवन सारा जो है वो नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद अपना जो इसके आगे का है उसके आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।